वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हमारे साथ रुखसाना है जिन्होंने अभी हाल ही में हरियाणा जुडिशरी में 71st रैंक अचीव की। और यही इंट्रोडक्शन नहीं है इनका, इसके साथ ही वेस्ट बंगाल जुडिशरी में थर्ड रैंक भी इन्होंने हासिल की थी। तो डिस्कस करेंगे चीज़ों को कि आपके बेनिफिट के लिए क्या चीज़ें पॉसिबल है, कैसे आप प्रिपरेशन को करें। तो हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेलकम रुखसाना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की आपकी जर्नी कैसे रही, कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी, फिर आपने कॉलेज कहाँ क्या किया, फिर उसके बाद क्या है। Okay, sir. So, everybody, my name is Ruxana. I belong to Nuhu district of Haryana. I have done my schooling till 10th from Mewat Model School, Taudu, where I belong to. Thereafter, I joined Aligarh Muslim University and did my 11th and 12th, and thereafter BLLB from the same institution in 2021. Sir, the same year I got selected in LLM program for Jamia Millia Islamia. From there, I completed my LLM in personal laws in 2023, and so I have been giving exams since 2021 only. But I got selected in 2024 for West Bengal Judicial Services earlier, and now in Haryana Judicial Services. ओके। बहुत स्टूडेंट होते हैं कि पहला सिलेक्शन के बाद थोड़ा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई स्टेट मिल गया, अब रुक जाते हैं। तो आपने क्यों नहीं इसलिए सोचा ये। सर, हरियाणा क्योंकि मेरा होम स्टेट था, एंड जनवरी में इसकी नोटिफिकेशन आई थी, बट वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज का जो इंटरव्यू था वो अप्रैल में हुआ था। तो सिंस जनवरी आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज ओनली, एंड क्योंकि होम स्टेट की वजह से एक प्रेफरेंस आपकी ज्यादा आपके होम स्टेट के लिए होती है, तो इसलिए मैं हमेशा से इसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो मैं उस सेटिस्फेक्शन लेवल को साइड करके मैंने अपनी हरियाणा की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, एंड सर फाइनली रिजल्ट आ गया है एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। ओके, आपके सिलेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं। पहला एक हरियाणा और दूसरा वेस्ट बंगाल, जिसकी दोनों की प्रिपरेशन अलग है। आप स्टेट बहुत डिफरेंट हैं। तो वन बाय वन शायद डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बताइए कौन सा स्टेट हम पहले डिस्कस करें। सर, हम बंगाल पहले कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले मैंने क्वालिफाई किया था, तो हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो पहला सवाल तो यही है कि वेस्ट बंगाल का थिंकिंग कैसे आया कि वेस्ट बंगाल जाते हैं। एक लैंग्वेज का बैरियर रहता है जनरली, और हरियाणा से आप वेस्ट बंगाल तक का सफर कैसा था। सर, इस चीज में मैं बंगाल एग्जाम देने नहीं जाना चाहती थी, बट सर मेरे फादर का एक प्रिंसिपल रहता है कि पहले जॉब सिक्योर करो और बाद में प्रेफरेंस की चीज करो। तो उन्होंने कहा कि पहले आपने अपनी जॉब सिक्योर करनी है। तो सर हमारे एक सीनियर हैं, वो वेस्ट बंगाल में ही सर्व कर रहे हैं, मोहम्मद अली इब्राहिम। तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया था कि मेरे और कुछ फ्रेंड्स को भी, कि हम लोग वेस्ट बंगाल भी फिलअप करें, क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे कंपैरेटिवली नॉर्दर्न एरियाज से कम है, क्योंकि बंगाली स्पीकिंग लोग ही वहां पे एग्जाम देते हैं। तो सर एक तो पापा की वो बात कि पहले जॉब सिक्योर करनी है, एंड सर वो हमारे जो सीनियर और मेंटोर जो हैं उनकी एडवाइस में फॉलो करते हुए वेस्ट बंगाल का एग्जाम दिया सर। ओके, तो एग्जाम देने से पहले आपको बंगाली आती थी या उसके बाद आपने सीखी। नो सर, मैंने वेस्ट बंगाल से पहले मुझे बिल्कुल भी बंगाली नहीं आती थी। इवन मैं वहाँ के अल्फाबेट्स जो होते हैं वो भी नहीं जानती थी। मेंस क्वालिफाई करने के बाद मैंने बंगाली सीखना शुरू किया था। तो ऑलमोस्ट आपको मेंस के बाद 6 महीने का टाइम मान के चलें कि 6 महीने में आपने बंगाली सीख ली। यस सर, एक्चुअली सर मैं एडवाइस नहीं करूंगी एस्पायरेंट्स को कि वो मेंस देने के बाद जो है बंगाली सीखना शुरू करें। लकी इनफ थे हम लोग कि हमारे टाइम पे पीएससी के चेयरमैन रिटायर हो गए थे, नेक्स्ट पीएससी चेयरमैन अपॉइंट होने में थोड़ा टाइम लगा। तो इस बीच हम लोगों ने बंगाली सीखी, बट मिनिमम 5-4 मंथ्स तो आपको बंगाली सीखने के लिए लगते हैं। तो इसलिए आपको अपने प्रीलिम्स से ही बंगाली सीखने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, वो डर और हवा नहीं होना चाहिए कि अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो हम लोग सीख सकते हैं उसका। यस सर, आराम से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी इजी टू लर्न। बट हाँ, थोड़ा अर्ली स्टेज से ही आपको सीखनी शुरू करनी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन हो जाती है इंटरव्यू में अगर आप बंगाली नहीं आती है तो। ओके, तो हम लोग और समझना चाहते हैं, रैंक थर्ड एक अपने आप में मायने रखता है कि आपने मेंस बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा वेस्ट बंगाल का। तो वहाँ की स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी मेंस के लिए। सर बंगाल के लिए स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी।
इससे पहले मैंने 2021-2022 में हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दिया था। मेरी प्रिपरेशन वहीं से काफी अच्छी हो गई थी क्योंकि वहां पे मैंने मेंस क्वालिफाई किया एंड देन इंटरव्यू फेस किया। देयर आफ्टर सर मैं यूपी जुडिशियल सर्विसेज के लिए साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रही थी एंड तभी मैंने वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज भी दिया। तो सर दैट यूपी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन एंड वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन क्लब हो गई। स्पेशल कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, साथ ही में दोनों की प्रिपरेशन शुरू हुई थी सर। ओके, लेकिन वहाँ के मेंस में 13 पेपर होते हैं, उसको डील करना एक यस टफ काम नहीं है? यस सर, उसको डील करने के लिए मैं एस्पायरेंट्स को एडवाइस करूंगी कि वो लोग हर इंपॉर्टेंट एरिया के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल एरियाज जो होते हैं उनको भी कवर करें। कंपटीशन डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ऐसे स्टेट्स जहां पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं वहां पे सिर्फ कन्वेंशनल एरिया से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, नॉन कन्वेंशनल एरिया से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बुक के हर उस एरिया को कवर किया था जो कि बाकी स्टेट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा बट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओके। सर ये इसकी एक अच्छा, एक हर बार एक बच्चों का सवाल होता है, हमारा भी यही सवाल होता है कि आप लोग कितना कंटेंट लिख के आते हैं उस एग्जाम में? क्या वर्ड लिमिट्स क्या ओके होती हैं? सर फॉर मी एक पेज का आंसर सफिशिएंट नहीं होता है। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से एस्पायरेंट्स को मैंने सुना है इससे पहले भी कि वो लोग 1 पेज में अपना आंसर लिमिट कर देते हैं। फॉर मी इट गोज लाइक 2 to 2.5 पेजेस एंड क्यूमुलेटिवली फॉर वो ऑलमोस्ट 40-45 पेजेस हो जाता है। तो मैं थोड़ा ज्यादा लिखती हूँ, मे बी उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आई हैव सम स्पेशियस राइटिंग है, मेरी थोड़ी सी बड़ी भी राइटिंग है, ये भी एक कॉज हो सकता है, बट मैं कंटेंट भी थोड़ा ज्यादा लिखती हूँ सर। ओके। अच्छा, हम लोग हमेशा समझते हैं कि, और बच्चों में एक डाउट रहता है कि हम लोगों ने किसी भी इंस्टीट्यूशन से लॉ किया है, लेकिन हम शायद टॉपर्स की लिस्ट में नहीं है, वो टॉप 5 फिनिश नहीं कर रहे अपने कॉलेज में, तो क्या हम लोग एग्जाम दे सकते हैं? आई थिंक सर इस वाले रिगार्ड में तो एस्पायरेंट्स मुझसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे। टिल 11th आई वाज द वन ऑफ द टॉपर, बट 12th क्लास में मेरा स्कोर बहुत ज्यादा डाउन हो गया था और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी खुद से भी और अपने मार्क्स से। एंड ड्यूरिंग माई बीएलएलबी मैंने बहुत मेहनत करी बट मुझे कभी भी वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल मार्क्स नहीं मिले। आई वॉज नॉट अमंग्स द टॉपर्स। सबको लगता था कि मैं टॉपर में से एक हूँ बट मैं टॉपर्स में से एक नहीं थी, मुझे डिस्टिंक्शन भी नहीं मिला था अपने बीएलएलबी में। तो ये मिसकंसेप्शन मैं सबका दूर करना चाहूंगी कि आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं बट अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आपने किसी चीज को ठान लिया है करने के लिए, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किया है। मैं वो 70s के लाइन में रहने वाली कैंडिडेट थी बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 90s और 80s में भी स्कोर करते थे। तो सर, टू द एस्पायरेंट आउट देयर, टॉपर्स जरूरी नहीं है हमेशा सर्विसेज में नाम लेके आते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी लेके आते हैं। अच्छा, हम लोग एकेडमिक्स में जो बच्चे होते हैं, बहुत लोग होते हैं बस बुकिश लैंग्वेज, क्लास गए, लाइब्रेरी गए, घर आ गए, वहाँ पढ़ रहे हैं। और कुछ होते हैं स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मूड कोर्ट हो गया, डिबेट कंपटीशन, तो क्या उसका कोई फर्क पड़ता है क्या? और सर मुझे लगता है दोनों चीजें करनी चाहिए आपको। सिर्फ किताबें पढ़ने से भी फायदा नहीं होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत फायदा होता है और बहुत सारी चीजें आप वहां से भी लर्न करते हैं। आई वॉज नॉट अमंग्स दोज जो कि हमेशा सिर्फ लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं एंड 24/7 पढ़ते रहते हैं। ऑल्दो आई वॉज सो सीरियस अबाउट माई स्टडीज, बट मैं हमेशा ही को करिकुलर एक्टिविटीज में रही थी, ऑल्दो नॉट मूट एंड डिबोट, बट मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे रहती थी। तो वो भी, उसने भी मुझे कहीं ना कहीं मेंटली फिट रहने में, फिजिकली फिट रहने में और अपनी प्रिपरेशन के प्रति और ज्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ने में हेल्प किया। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि सिर्फ लाइब्रेरी में बैठने से कुछ नहीं होता है, आपको बाकी कोई एक्टिविटी भी जरूर करते रहना चाहिए। आपने कब डिसाइड किया कि लॉ में हमें मतलब जज ही बनना है? सर लॉ, सबसे पहले तो ये आता है कि मैंने लॉ कब करने का डिसाइड किया। सर वाइल आई वाज इन 7th क्लास तभी मैंने लॉ करने का डिसाइड किया था और इसी डेडिकेशन के साथ मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था इन 11th क्लास ओनली, सो दैट आई कैन फर्दर गेट एडमिशन इन एलएलबी बीएलएलबी। सर जैसे ही मैंने बीएलएलबी में एडमिशन लिया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जुडिशियल सर्विसेज करूंगी, क्योंकि वो ऑफिसर वाली चीज चाहिए थी। ओके, लेकिन 7th क्लास का मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई 13-14 साल का बच्चा भी नहीं होगा अभी, और वो अपने यस इस एस्पेक्ट को समझ रहा है कि मुझे लॉ करना है, तो ऐसे कैसे मोटिवेशन आ गया, या कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई? सब बहुत ही फनी सी चीज है वैसे तो।
मूवीज एंड ड्रामास देख के मुझे ये मोटिवेशन मिली थी कि मुझे लॉ करना है, क्योंकि वो फील्ड मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऑल्दो जब मैं और छोटी थी तो मुझे डॉक्टर अच्छा लगता था, बट टिल माय 7th क्लास मैंने वो जो मूवीज में कोर्ट रूम्स एंड लॉयर्स एंड देन पुलिस इन्वॉल्वमेंट, ये सब मुझे बहुत फैसिनेट करता था। तो मैंने वहां से ही अपनी मोटिवेशन ड्राइव करी, और वो सिर्फ बच्चे वाले लेवल तक नहीं रह गया था, क्योंकि मैं इतनी डिटरमिन्ड थी कि मैंने फिर 11th क्लास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, सिर्फ इसीलिए। ओके, ठीक है। तो आपने डिसाइड तो यस सर। बहुत पहले कर लिया था कि जज ही बनना है हमें, तो उस हिसाब से यस सर। स्टेप बाय स्टेप आपने प्रिपरेशन भी की होगी। तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज टाइम में अब कितना एस्पेक्ट आप कवर कर चुके थे कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट किया, तो अब मुझे इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तो कैसे आ रहा यस सर। सर उसके लिए तो एक ही फॉर्मूला था, वो ये था कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करना एंड रेगुलर स्टडीज करना। डे बिफोर एग्जाम वाली स्टडीज से काम नहीं चलता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लासरूम्स में काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, एंड अगर आप एग्जाम्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो वो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है। तो मैंने अपने थ्रू आउट बीएलएलबी तो यही फॉर्मूला किया था। मैंने अलग से ऐसे बैठ के स्पेसिफिकली फॉर बीएलएलबी फॉर जुडिशरी कभी भी पढ़ाई नहीं की थी। मैं रेगुलर क्लासेस करती थी एंड एग्जाम्स अपने रेगुलरली पढ़ के देती थी। सर बट इन लॉकडाउन जब सब लोग घर में बंद थे, उस टाइम पे मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी विद रिगार्ड टू जुडिशरी और विद रिगार्ड टू फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल टाइम रहा था। है? अच्छा, फ्रेंड्स का क्या यस सर। रोल है आपको लगता है preparation यस सर, सर फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कभी कभी आपको मोटिवेशन नहीं आती है, आप एग्जाम्स दे रहे हैं, एग्जाम्स नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं, आपका दिल करता है कि आप बस बैठ के रो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइम में आपको मोटिवेशन देने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और आई एम ब्लेस्ड विद सच ग्रेट फ्रेंड्स, जो कि मैं कभी भी लो फील कर रही होती हूँ वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि यू कैन डू इट। तो सर आई थिंक भले ही से आपके एक या दो फ्रेंड्स हो, बट यू शुड हैव फ्रेंड्स जो कि आपको हर वक्त मोटिवेट करते रहें और आपको लाइट फील कराने में हेल्प करें। है? तो आपको क्या लगता है कि हम सोलो स्टडी करें या ग्रुप स्टडी करें, किस में फायदा लगता है? ओके सर, सर इस रिगार्ड में मुझे लगता है कि आपका एक स्टडी पार्टनर एटलीस्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 3-4 लोग हों, बट अगर एक स्टडी पार्टनर होता है तो वो एक सेंस ऑफ सीरियसनेस आपके अंदर होती है। मैंने थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन, whether it was Bengali preparation, learning, so I had one my friend Tazeen Intewai, who also qualified West Bengal Judicial Services। वो मेरे साथ थी, तो एक सीरियसनेस रहती थी कि यस हमें डेली बेसिस पे बंगाली सीखनी है। एंड बिसाइड्स दैट सर लॉ फील्ड में मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे मैं हमेशा कनेक्ट रही, और हम लोग ऑन कॉल्स रिविजन किया करते थे सर। सेक्शन बेस्ड रिविजन, केस लॉज बेस्ड रिविजन। आफ्टर बिसाइड्स दैट सर मेरी सिस्टर हैं, यंगर सिस्टर, वो भी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हैं। ड्यूरिंग माय हरियाणा अटेम्प्ट शी वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा। तो हम लोग साथ में मिलके केस लॉज का रिविजन बैठ के बस रैंडमली रिवाइज करते थे। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो एक सेंस ऑफ सीरियसनेस बनाने के लिए, एंड देन सर रेगुलर रिविजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्टडी पार्टनर हो। ओके, तो अच्छा, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल की जुडिशरी के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए, क्या रहा, कैसा पैनल था? ठीक है सर। सर वेस्ट बंगाल जुडिशियल इंटरव्यू के दो पार्ट होते हैं अगर आप नॉन बंगाली हैं, और वो दोनों पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें आपसे बंगाली लर्निंग की टेस्टिंग की जाती है, एंड सेकंड पार्ट इज बेसिकली लॉ बेस्ड जो कि हर स्टेट में होता है। सर बीइंग नॉन बंगाली सबसे पहले वो आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको बंगाली आती है या नहीं आती है। इफ योर आंसर इज नो तो आप फिर फाइनली आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो फाइनल रिजल्ट में आपको नजर आता है। बट अगर आपको बंगाली आती है तो वो आपको पहले बंगाली लर्न रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट करेंगे। फॉर रीडिंग वो आपको न्यूज़पेपर एक देते हैं जिससे आपको एक पैराग्राफ न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, एंड फॉर राइटिंग एक नोटपैड आपको दिया जाता है और आपको डिक्टेशन दी जाती है, आपको लिख के दिखाना है। अगर वो इस चीज से सेटिस्फाई होते हैं तो ऑब्वियसली डिस्क्वालिफिकेशन होगी। फिर सेटिस्फेक्शन के बाद सेकंड स्टेज ऑफ इंटरव्यू शुरू होती है जो कि नॉर्मल लॉ बेस्ड क्वेश्चंस की होती है। तो वो बाकी स्टेट्स के ही सिमिलर पैटर्न्स पे होती है, जो भी आपका इंट्रोडक्शन एंड देन नॉर्मल लॉ बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो आपका तो कितना मिनट मिनट इंटरव्यू चला, आपका क्या एक्सपीरियंस था, बताइए तो। यस सर, सर इट वाज अराउंड 20 मिनट्स। सर जाके पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया एंड देन उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ एंड मैं बंगाल क्यों आना चाहती हूँ, माय रीजन।
एंड देन सर बंगाली लर्निंग का टेस्ट एंड देन लॉ बेस्ड क्वेश्चंस थे सर. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई थिंक, एंड आई गॉट थर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू. तो ये तो यस सर. वेस्ट बंगाल की हमारी लेकिन वेस्ट बंगाल के बाद आप कोई एक इंसान जज बन जाता है तो एक सब पूरे एनवायरनमेंट में रहता है, कहते हैं अच्छा जज साहब हो गए हैं, तो उसके बाद भी आप कैसे प्रिपरेशन मोड पे दोबारा आए? सर मुझे लगता है कि ये ना माइंड की बात होती है. अगर आपका माइंड मेकअप है किसी एक चीज के लिए तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है. एंड मैंने इस चीज को कि मैं अब तो जज हो गई हूँ, इस चीज को अपने दिमाग पे भी नहीं लाने दिया था. सेलिब्रेशंस बहुत ज्यादा हो रहे थे घर पे, लोग बहुत ज्यादा मिलने भी आ रहे थे, बट मैंने अपनी सेलिब्रेशंस को सिर्फ एक वीक में लिमिट कर दिया. इसके बाद जो भी इनविटेशंस हमें मिल रहे थे हम लोगों ने सबको डिनाई किया, क्योंकि वो फेज बहुत इंपॉर्टेंट था मेंस का. तो सर उसके बाद ये था कि कुछ लोग घर भी आते थे मिलने के लिए, तो 1 घंटा उनके लिए निकाल के बाकी के अपने 12 घंटे या 10 घंटे जैसे भी करके मैनेज करती थी पढ़ने के लिए. तो सर मुझे लगता है ये माइंड मेकअप की बात होती है, क्योंकि मैंने माइंड मेकअप किया हुआ था कि हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज करना है तो बस करना है. तो सर फिर कोई भी मुसीबत बीच में नहीं आई. अच्छा, क्या आपको लगता है कि घर पे अच्छी पढ़ाई होती है या हॉस्टल्स में अच्छी पढ़ाई होती है? सर मुझे लगता है कि अगर माहौल मिले तो घर पे बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। उसके सर 2-3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैंने पीजी में रह के भी पढ़ाई करी है। सर खाने का बहुत इश्यू होता है, एंड अगर आप खाना प्रॉपर्ली नहीं खाएँगे तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है, और सर ये मेरे साथ हुआ है, बहुत हेल्थ अफ़ेक्ट होती है। और पीजीज़ या हॉस्टल्स में आप डिप्रेसिंग बहुत फ़ील करते हैं, क्योंकि आप फैमिली, फ्रेंड्स सबसे दूर होते हैं, सिर्फ़ एक रूम में लिमिटेड। सर कंपैरेटिवली सर घर पे पेरेंट्स आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, खाना-पीना एवरीथिंग आपकी इंश्योर होती है। हैबिट्स भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आप फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स से भी बातें कर सकते हैं, तो सर वो लोनलीनेस, डिप्रेशन भी आपको नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास स्पेस है घर में स्टडी का, तो सर पढ़ाई घर में बहुत अच्छी होती है। मेरा एक्सपीरियंस घर पे पढ़ने का ज़्यादा अच्छा रहा है कंपैरेटिवली पीजी या हॉस्टल। ओके, तो चलते हैं हरियाणा की तरफ, जिसके लिए आप ज़्यादा एक्साइट भी थे, और हरियाणा में 71st रैंक आना, तो यहाँ पे क्या लगता है आप लोग, क्या एक प्रिपरेशन का तरीका है? बहुत बच्चे डरते हैं दिल्ली और हरियाणा के लिए, बेसिकली दिल्ली और हरियाणा बहुत पैटर्न अलग होता है, कैसे कोप अप करें? यस सर। सर अगर प्रीलिम स्टेज से ही शुरू करें, तो प्रीलिम स्टेज हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की मुझे बाकी कुछ स्टेट्स के कंपैरिजन में ईज़ी लगती है, ईज़ियर लगती है सर। कंपैरेटिवली अगर हम यूपी जुडिशियल सर्विसेज या बिहार की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे जीके का जो पोर्शन होता है, वो एस्पायरेंट्स को स्पेसिफिकली लॉ जो फील्ड के बच्चे होते हैं, उनको बहुत टिपिकल लगता है। तो उस रिगार्ड में हरियाणा का प्रीलिम्स काफ़ी ईज़ी है, क्योंकि सिर्फ लॉ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा-सा पोर्शन करंट अफेयर्स या फिर जीके का होता है, बाकी कंप्लीटली लॉ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस भी सर मिक्स्ड होते हैं वैसे तो। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं एंड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। सर तो लॉ की प्रिपरेशन के लिए अगर आपने बैरेक्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से काफ़ी अच्छे से क्लियर है, केस लॉज़ से भी आप वेल वर्स्ड हैं, तो यू कैन ईज़िली क्रैक हरियाणा प्रीलिम्स। बट सर यहाँ की मेंस की स्टेज थोड़ी-सी टिपिकल है। फॉर स्पेसिफिकली हरियाणा मैं एस्पायरेंट्स को एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ हमेशा, वो ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि हरियाणा में एक डिमांड होती है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, जो कि जनरली देखा गया है ओवर द ईयर्स। सर यहाँ पे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं ज़्यादा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एंड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि ऑलमोस्ट 7 टू 8 लाइन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको रीड करना एंड देन उनको अटेम्प्ट करना, एंड सर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है क्वेश्चंस में। देयर आर अराउंड 18 टू 20 क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट इन 3 आवर्स, दैट टू आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो सर मुझे लगता है कि इसके लिए आपकी एक तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, केस लॉज पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, एंड आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एडवांस में इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि बस आप क्विकली रिएक्ट करेंगे क्वेश्चन को देख के। आपको वहां पे प्रोसेस करने का ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों चीज देनी है हरियाणा में। ओके, तो सर इसलिए हो जाता है वैसा। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं हम लोगों ने, और हम डे टू डे लाइफ में डील भी करते हैं। लोग प्रिपरेशन जब करते तो कहते हैं सर हमारा सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम शायद एग्जाम के मेंस एग्जाम के लिए ट्राई करेंगे, या जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब हम मेंस के लिए टारगेट करेंगे आंसर राइटिंग के लिए। तो क्या वो आंसर राइटिंग का एप्रोप्रिएट टाइम क्या लगता है आपको? से स्टार्ट कर देना चाहिए हमको?
यस सर। सर पहले तो मैं बच्चों एस्पायरेंट्स को एक चीज सजेस्ट करूंगी, वो ये होता है, मैंने बहुत सारे मेरे नोन में भी ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो कि एक टॉपिक पढ़ा है एंड देन दे स्टार्ट आंसर राइटिंग। मुझे लगता है कि इंसान को पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना चाहिए। जैसे ही आपका सिलेबस एक बार या दो बार एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सर एक बार टॉपिक को रीड करके अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो जिस्ट ऑफ द टॉपिक आपको नहीं पता होगी। वो आपको एटलीस्ट टू रीडिंग्स के बाद आपको समझ आता है कि ओके व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मुझे आंसर में लिखने चाहिए। तो सारे एस्पायरेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन होता है कि एटलीस्ट किसी भी एग्जाम से पहले अपना सिलेबस वंस या ट्वाइस कंप्लीट करें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आपके पास टाइम है, नोटिफिकेशन अनाउंस नहीं हुई है तो आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपकी नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुकी है तो आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें। एंड आप प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं अगर, तो आप अपनी रिविजन्स के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी दो बार आपने सिलेबस को कवर किया हुआ है, तो यू विल नीड रिविजन्स ओनली। तो सर आप रिविजन्स करें एंड 2 to 3 आवर्स आप अपनी आंसर राइटिंग को भी दे सकते हैं। तो बेस्ट स्टेज तो मुझे, अगर किसी ने फ्रेशली स्टार्ट किया है तो बेस्ट स्टेज होती है ड्यूरिंग मेंस ओनली। बट अगर आप पहले से एग्जाम्स देते आ रहे हैं तो आप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन भी दे सकते हैं, प्रीलिम ओके। स्टेज से पहले भी। अच्छा, यस तो सर। आप आपका शेड्यूल कहाँ क्या रहता है, बस मॉर्निंग से लेके बिल्कुल आप अगर मान हम कहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आई, क्योंकि वही एक स्टेज होती है जब बच्चे थोड़ा सा एक्टिव होते हैं कि अब हमें पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना, 12 घंटा पढ़ना है। लेकिन बहुत बच्चे मैं यस देखता हूँ कि वो कर नहीं पाते उस चीज को। पहले से उनकी यस आदत नहीं होती, वो 4-5 घंटे पहले पढ़ते हैं, फिर जैसी नोटिफिकेशन आती है 10-12 घंटा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो रेगुलेट कैसे यस करें सर। हम, मेंटेन करें टाइम पीरियड, वो हाँ सर, इसके लिए तो सीरियस डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं बचपन में जो एक आदत डलवाई जाती थी कि टाइम टेबल बना के पढ़ना है, तो मेरी तो बचपन वाली ही आदत रह गई। एक मेरी एक डायरी होती है जो कि हर एग्जाम से पहले मैं जाके परचेज करके लेके आती हूँ कि दिस इज फॉर एचजेएस 2024। उसमें मेरा सिलेबस आता है प्रीलिम्स का एंड देन मेंस का। अभी प्रीलिम्स की स्टेज चल रही है, तो मैं हर रोज का अपना टाइम टेबल बनाऊंगी, ओके, जो कि ऑलमोस्ट 1 वीक या 5 डेज तो लॉन्ग करता ही है, लास्ट करता है, क्योंकि उसके बाद ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट अगर कंप्लीट हो गया है तो वो सिलेबस चेंज, वो टाइम टेबल चेंज भी होता है। तो सर 5 या 7 डेज का टास्क एक बनाती हूँ कि मुझे सुबह से लेकर के शाम तक कितने घंटे पढ़ने हैं और क्या क्या कब कब पढ़ना है। और सर मैं वो वाले एस्पायरेंट्स में से एक हूँ जो कि दिन में 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद करते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद नहीं करते। तो सर मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स देती हूँ। अगर कोई माइनर सब्जेक्ट है तो उसको हाफ एन आवर या फिर 1 घंटा, अगर कोई मेजर सब्जेक्ट है तो उसको 1.5 आवर और 2 आवर्स। सर इस तरीके से मेरी प्लानिंग चलती है एंड ये प्लानिंग सर इंटरव्यू तक कंटिन्यू रहती है। तो सर मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से हूँ, नॉट ज्यादा जल्दी ऐसे 5-4 वाले नहीं, बट हाँ 7 तक मैं उठ जाती हूँ एंड ब्रेकफास्ट करके 7:30 से पढ़ना शुरू कर देती हूँ। एंड दिस कंटिन्यूज टिल 12। बीच में अपने रेस्ट आवर्स भी होते हैं, स्लीपिंग आवर्स भी होते हैं, स्लीप प्रेफरेंस को मैं बहुत ज्यादा ऊपर रखती हूँ। तो इस तरीके से अगर डिसिप्लिन वे में एस्पायरेंट्स अपने मैनेज करेंगे तो मुझे लगता है बहुत इजीली सब कुछ मैनेज हो जाता है और क्वालिटी आवर्स बहुत ज्यादा निकल के आ जाते हैं पढ़ने के। ओके। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न ये रहता है, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वो लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं मेजर सब्जेक्ट्स को कि हम सीपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी करते हैं, और लास्ट में वो माइनर एक्ट्स के लिए 1 हफ्ता 5 दिन रखते हैं। और बहुत स्टूडेंट्स तो हमने देखे हैं कि वो लोग ट्रेन्स में जा रहे हो तब वो रिवीजन करते हैं कि हम माइनर को पढ़ा दें। तो क्या वो करेक्ट स्ट्रेटजी है? यस सर। नो सर, आई थिंक माइनर सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन लेने में, क्योंकि सर एक चीज देखी जाती है कि मेजर सब्जेक्ट सभी जो भी एस्पायरेंट्स आ रहे हैं वो सब कवर करके आते हैं मेजर सब्जेक्ट्स, क्योंकि सबसे पहले कोई भी एस्पायरेंट होगा वो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट ही कवर करेगा। तो सर ऐसे में सबने मेजर सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं, अगर कोई एस्पायरेंट सिर्फ मेजर सब्जेक्ट कवर करके लास्ट के कुछ दिनों में माइनर सब्जेक्ट कवर करेगा तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि आपको अपने माइनर सब्जेक्ट्स एंड मेजर सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना चाहिए। ऑल्दो आपको माइनर सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम टाइम डेडिकेट करना चाहिए, बट यू शुड डेडिकेट सम ऑफ योर आवर्स टू माइनर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। वो 2 घंटे भी हो सकते हैं दिन के, एंड मेजर सब्जेक्ट्स को 6 घंटे भी हो सकते हैं, बट डेली बेसिस पे आपको माइनर सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। और सर एक और चीज प्रॉब्लम जो जनरली एस्पायरेंट्स के साथ होती है कि मेंस में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना, मुझे लगता है कि वो चीज भी बहुत जो रोक के रखती है सिलेक्शन में, वो बहुत ज्यादा होती है, देखने को मिलती है।
लैंग्वेज को भी हमें डेली बेसिस का 1 घंटा या 2 घंटा ज़रूर देना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के। ओके। तो इंटरव्यू, अगर आप हरियाणा की बात करें तो बाकी स्टेट के कंपैरिजन अगर हम हर चीज में देखते हैं तो बोर्ड मेंबर अलग होते हैं, कहीं पे आप देखेंगे जजेस होते हैं, कहीं पे आपके प्रोफेसर्स बैठते हैं पैनल में। तो यहाँ का क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर मैंने ऑलमोस्ट 3 स्टेट्स में इंटरव्यू फेस किया है। मिक्स्ड पैनल होता है जनरली, जहाँ पे जजेस भी होते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं, एचपीएससी मेंबर्स भी होते हैं सर। सर मुझे ये लगता है कि पैनलिस्ट वहाँ पे जो होते हैं वो बहुत ही काम एंड कॉर्डियल होते हैं, बिल्कुल भी आपको प्रेशर फील नहीं होता है इंटरव्यू में। जबकि सर मॉक इंटरव्यूज में जनरली देखा जाता है कि आप काफी प्रेशराइज्ड फील करते हैं एंड ग्रिलिंग भी बहुत होती है। बट मेन इंटरव्यू में ऐसा मैंने कभी भी फेस नहीं किया कि पैनलिस्ट आपको ग्रिल कर रहे हैं या फिर आप बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं। बहुत काम एनवायरनमेंट होता है। क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, नॉट सो इजी बट नॉट सो हार्ड। ऐसे नहीं होता है कि वो बिल्कुल आपसे हाई कोर्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि अभी आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, कभी जाना नहीं। तो सर जो एनवायरनमेंट होता है इंटरव्यू रूम का वो बहुत कॉर्डियल होता है और बहुत काम होता है। मुझे लगता है सर इंटरव्यू स्टेज वन ऑफ द इजिएस्ट स्टेज होती है जुडिशरी की। अभी तक मैंने तो अपने केस में यही फील किया है। आई डोंट नो बाकी लोग कैसा फील करते हैं, बट फॉर मी इट इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग। मैं बहुत इजीली जाके इंटरव्यू देके आ जाती हूँ विदाउट एनी फियर। ओके, तो आपने अभी मेंशन किया कि मॉक इंटरव्यूज में टीचर्स ग्रिल करते हैं, तो क्या लगता है उसका कोई फायदा है या नुकसान है आपके? सर मुझे दोनों चीजें लगती हैं। इसका एक फायदा भी लगता है, एक नुकसान भी लगता है। फायदा मुझे इसलिए लगता है कि व्हाट इफ कभी ऐसा हो कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो पैनल में, तो आप उसको फेस कर पाएंगे बहुत इजीली क्योंकि आप अर्लियर भी उस चीज को फेस कर चुके हैं। बट कभी कभी मुझे इसका एक नुकसान भी लगता है सर। वो मैंने अपने फर्स्ट हरियाणा के अटेम्प्ट में फेस किया था। मैं मेंशन नहीं करूंगी, एक कोचिंग में इंटरव्यू दिया, मॉक इंटरव्यू। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत फेशियल एक्सप्रेशंस देती हूँ ड्यूरिंग आंसरिंग, जो कि मेरी एक नेचर है। और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी प्रॉम्प्ट भी हूँ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा ज्यादा ग्रिल किया, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शैटर हो गया था सर। पूरा एक दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट वर्थ इट और मैं नहीं अच्छे से इंटरव्यू दे पाऊंगी। बट वो एक दिन निकला तो नेक्स्ट डे मैंने बहुत अपनी फ्रेश मॉर्निंग की एंड आई वाज लाइक नो, आई विल डू इट। तो सर कभी कभी एस्पायरेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है उस ग्रिलिंग या फिर बहुत ज्यादा वो जो आपका मॉकिंग कर देते हैं सर उस चीज से। तो मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यूज में पैनलिस्ट जो होते हैं उनको एस्पायरेंट्स को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लो ना हो। तो इंटरव्यू कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? Sir, in Haryana, it was around 15 minutes. Sir, there were 4 panelists in my interview. Sir, सब लोगों ने एक एक ही क्वेश्चन पूछा था, although, but those questions were practical based questions and problems were a little big. Almost 1 minute long questions were asked. But sir, after that, while I was answering, तो कुछ counter questions भी थे, तो it amounted around 12 to 13 questions हो गए थे। वो although 4 questions थे prima facie, but counter questions और ये सब मिला के it was around 12 to 13 questions and it lasted around 15 minutes, sir. ओके, तो क्या कोई लोकल जीके के भी क्वेश्चंस पूछे गए या बस आपके लॉग से? नहीं सर, अभी तक मैंने किसी भी स्टेट में लोकल जीके के क्वेश्चंस को जनरली नहीं देखा है। या तो वो करंट लीगल इश्यूज पे ही होते हैं, या तो सर वो लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और हरियाणा में भी सिर्फ लॉ बेस्ड क्वेश्चंस थे। टिपिकली लॉ बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी गई थी और काफी अच्छी प्रॉब्लम्स थी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। तो सर इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली। इससे पहले मैंने जो भी इंटरव्यूज दिए वो काफी थियोरेटिकल बेस्ड थे, बट दिस इंटरव्यू वाज होनली ऑन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो यस सर। सिलेक्शन के बाद की लाइफ ऑफ कैसी होती है? क्या एक्सपीरियंसेस लग रहे हैं आपको नए नए? यस सर, सिलेक्शन के बाद की लाइफ बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छी है। सब बहुत अप्रिसिएशन मिलती है लोगों से। सर मैं नूह डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है, सिर्फ हरियाणा भी नहीं। सर यहाँ पे गर्ल एजुकेशन बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे में मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अलीगढ़ जाके पढ़ने का मौका मिला, बीएलएलबी किया, एलएलएम किया एंड देन जुडिशरी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद जब आप इस तरीके की चीज अचीव करते हैं तो सर
बाकी लोगों से भी बहुत एप्रिसिएशन मिलती है। मुझे पूरे मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट से व्हाइल इट वाज़ माय बंगाल सिलेक्शन और बीट हरियाणा बहुत एप्रिसिएशन मिली। कुछ दिन तक सोशल मीडिया ट्रेंडिंग भी चल रहा था सर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। और सर कुछ लोग ऐसे मुझे रिसीव करते हैं कि वो एक मोटिवेशन की तरह समझते हैं। बहुत सारी लड़कियों से मैं मिलती हूँ, कुछ-कुछ लोगों को मैंने इंस्पिरेशनल सर लेक्चर्स भी मोटिवेशनल लेक्चर्स भी जो है डिलीवर किए हैं, तो लोग मुझे एक मोटिवेशन की तरह ले रहे हैं इस टाइम पे, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा लड़कियों को मैं यहाँ पे मोटिवेट कर पाऊँगी, नॉट इवन लड़कियाँ, अगर एस्पायरेंट्स कोई भी एस्पायरेंट्स हो वो मोटिवेट कर पाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सिलेक्शन के बाद का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। एंड सर ये 3 ईयर लॉन्ग जर्नी थी सिलेक्शन की, तो अब फाइनली कुछ रिलैक्सेशन है ज़िंदगी में, तो मैं एन्जॉय कर रही हूँ इस फेज़ को। ओके। तो एक सवाल जो हमेशा शायद ये सवाल पूछा भी नहीं जाता शायद कई बार, और लोग बताना भी नहीं चाहते, कि कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो पहले आपको डिमोटिवेट करते हैं या आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे, फिर सिलेक्शन के बाद उनका रुख थोड़ा चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं कि अब तो कोई जज बन गया, कुछ काम हो जाएगा हमें कभी, तो उसको कैसे डील करें हम लोग? सर मुझे लगता है ना, आपको ऐसे लोगों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता है कि ऐसे लोग जिस दिन आपकी सक्सेस होगी उस दिन तो आपको बहुत ही अप्रेज़ करेंगे। भले ही से या आज बुरा कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। और सर इस चीज़ का तो मैं एक बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल हूँ और मेरे पेरेंट्स भी एक बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल हैं, क्योंकि मैं नूंह डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, तो यहाँ पे लड़कियों की शादी जनरली 17 टू 18 की एज में करा दी जाती है। मेरे बहुत सारे कज़िन्स हैं और कज़िन्स के बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी है। और तो बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते थे जो कहते थे कि सारी लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं, अब इनकी शादी भी हो जानी चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और वही उन्होंने हमें देने की जो है एक वो आने दी, सिचुएशन आने दी। उन्होंने कहा कि बट आपको बस पढ़ना है, आपको इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है। तो सर वो पेरेंट्स का सपोर्ट और सर उनका जो वो एटीट्यूड था कि वो दूसरों की बातों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, उसने बहुत हेल्प करी। तो मुझे लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स को भी इस लाइन पे लेके आना चाहिए कि नहीं, हमें दूसरों की बात पे ध्यान नहीं देना और आपको खुद को भी ऐसा ही बनना चाहिए कि पब्लिक कुछ भी कहे, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कुछ भी कहें, आपको जो अचीव करना है वो करके रहना है। ओके। तो ऐसी कुछ टिप्स जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्या हमें कुछ 2-3 स्टेट को फोकस करके टारगेट करके बाकी स्टेट्स को भी दे सकते हैं एग्जाम, या किसी बस एक स्टेट पे लगे रहना? सर इस वाले मामले में मैं कहना चाहूँगी कि हमें प्रिपरेशन पहले तो किसी एक स्टेज को कंसर्न करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान यूपी को बिलॉन्ग करता है, तो वो सबसे पहले यूपी से स्टार्ट करे प्रिपरेशन। बट वो अपने आप को यूपी के सिलेबस तक लिमिट नहीं करे। अ, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो हर नए रिविजन पे जब भी वो नेक्स्ट रिविजन कर रहा है, तो कोई एक नया सब्जेक्ट अपने साथ इंट्रोड्यूस करे। उससे क्या होगा कि सर वो जो डिफरेंट स्टेट्स में पूछे जाने वाले डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कवर कर लेंगे। और सर एक सब्जेक्ट से एक स्टेट से सर अगर फ़ोकस करते हैं तो सर इसका एक नुकसान ये होता है कि वैकेंसी बहुत इर्रेगुलर है जुडिशियल सर्विसेज़ में। वो यूपीएससी की तरह हर साल अनाउंस नहीं होती हैं। हमने यूपी में देखा है 5 साल इससे पहले लगे हैं। इवन इन हरियाणा आल्सो 2-3 इयर्स हमेशा लगते हैं। तो सर ऐसे में आप बैठे नहीं रहते हैं अगर वैकेंसी अनाउंस नहीं हो रही है तो। सर जैसे मैंने हरियाणा अपना पहला अटेम्प्ट दिया, उसके सिर्फ 1 महीने बाद ही यूपी जुडिशियल सर्विसेज़ का अनाउंसमेंट हो गया था। मैंने यूपी दिया। साथ ही में सर वेस्ट बंगाल के फॉर्म्स आ गए थे। अलोंग विथ माय यूपी मेंस एंड प्रीलिम्स मैंने वेस्ट बंगाल भी दिया। सर उस यूपी एंड वेस्ट बंगाल मेंस के तुरंत बाद हरियाणा एडी अनाउंस हुआ था, तो आई वाज़ कंटीन्यूअसली इन प्रिपरेशन स्टेज एंड एग्ज़ाम गिविंग स्टेज। तो सर इससे क्या होता है कि आपके पास वो टाइम ही नहीं होता कि आप स्टडीज़ को छोड़ के एक उस आराम वाले एरेना में चले जाएँ, उस ज़ोन में चले जाएँ कि बस अब मैंने बहुत आराम कर लिया है, अब दोबारा पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो सर वो कंटिन्यूटी के लिए आप जितने एग्ज़ाम्स देते रहेंगे, उतनी प्रैक्टिस होगी और उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और सर उतना ही आप इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे। ओके। अच्छा, 2 तरह के स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा है। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि जैसे आज की तारीख से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो 2026 का अटेम्प्ट देंगे, 2025 के एंड का अटेम्प्ट देंगे। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो उनकी लॉ अभी खत्म हुई है और उन्हें अभी वैकेंसी कोई देख ली, वो चले जाते हैं रैपिड रिवीजन पे कि पहले हम रैपिड रिवीजन पढ़ेंगे और प्री क्वालिफाई कर लेंगे। अब कौन सा वे अच्छा लगता है? सर मुझे लगता है ना ही तो रैपिड वे वाला वे होना चाहिए और ना ही कि मैं 2025 के एंड में दूँगा। मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप विदिन 5 टू 6 मंथ्स अपना सिलेबस कंप्लीट करें। वो आप थोड़ा जल्दी-जल्दी पढ़ के कर सकते
हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स पे अटक जाते हैं कि मुझे ये टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है, तो सर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ भी नहीं आता है, ये मैंने पर्सनली भी फॉलो किया है कि अगर मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो मैं उसको स्किप कर देती थी। कोई नहीं, नेक्स्ट रीडिंग में मे बी समझ आ जाएगा। एंड सर ये होता है कि नेक्स्ट रीडिंग में वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है। हर रीडिंग में आप नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो विद इन 6 मंथ्स के स्पैन में आप अपनी पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो सर एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको अपने प्रीलिम्स से पहले देने चाहिए, क्योंकि सर अगर आप प्रीलिम्स दे देंगे तो मेंस के लिए आपके पास सिर्फ 2 या 3 मंथ्स का टाइम होता है, जिसमें आप मेंस नहीं कवर कर पाते हैं। एंड देन आप उस प्रिपरेशन के लूप में फंस जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की स्टेज और प्रिपरेशन दोनों अलग-अलग होती है। तो आपको समझ नहीं आता है कि आप कैसे प्रीलिम्स को प्रिपेयर करेंगे, कैसे मेंस को प्रिपेयर करेंगे। तो किसी भी स्टेट के आने से पहले आप एटलीस्ट 4 टू 5 मंथ्स दीजिए अपनी प्रिपरेशन को एंड देन कोई भी स्टेट को अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट टिप्स यस सर। स्टूडेंट्स को आपकी तरफ से। सर स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से टिप्स हैं, रेगुलर स्टडीज बहुत ज्यादा मस्ट है। भले ही से आप सिर्फ 4 टू 5 आवर्स रेगुलर पढ़ें, बट रेगुलरली डेली बेसिस पे पढ़ें, क्योंकि जुडिशरी के फील्ड में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो कि ऐसे हैं कि 2 महीने के लिए 10 से 12 घंटे भी पढ़ा है, बट फिर अगले 4 महीने के लिए कोई भी स्टेट नहीं है तो उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो ऐसे में कभी भी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाती है। डेली आप 4 टू 5 आवर्स पढ़ेंगे तो यू विल बी गुड टू गो। बिसाइड्स दैट सर जितना हो सके उतना रीड करिए टेक्स्ट बुक से। सर जो हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनसे जितना आप रीड करेंगे उतना बेनिफिशियल होता है, उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है सर बहुत ज्यादा आती है। आजकल बच्चे सर गाइड बुक्स पे बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। सर टाइम टेबल बनाएं, एक डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सारे सब्जेक्ट्स को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली वेटेज दें। अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश 200 मार्क्स का कहीं पे पूछा जा रहा है तो उसको उतनी वेटेज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जो कि सिर्फ 20 मार्क्स का आएगा उसको आपने पूरा दिन पढ़ा, एंड देन इंग्लिश जो कि 200 मार्क्स का पूछा जाएगा उसको आपने सिर्फ लास्ट के 1 वीक में पढ़ा। तो ड्यू वेटेज अकॉर्डिंग टू मार्क्स मिलनी चाहिए सब्जेक्ट्स को। सर एंड इसके अलावा बस पढ़ते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा आप भी ये वाली अचीवमेंट जो है, अचीवमेंट वाला फेस फील करेंगे एंड एक्सपीरियंस करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है अपने आप में।